अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कादी मोहम्मद हारिस है और आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने लगा हूँ वो है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की टाइप्स। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि वो अमाउंट या वो पैसा जो हम बगैर किसी मेहनत के हासिल कर लेते हैं उसका नाम सूद है। जबकि ये डेफिनेशन सूद की बिल्कुल गलत है। हमें सूद की असल डेफिनेशन का इल्म होगा तभी हम उससे बच सकेंगे। और सूद की असल डेफिनेशन हमें कुरान और हदीस से बड़ी क्लियरली मिल जाती है और हमें सूद की टाइप्स भी कुरान और हदीस में बड़ी क्लियरली वाज़े तौर पर नज़र आ जाती हैं। तो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ सूद की तारीफ और उसकी अकसाम भी, और अगर उसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स या हमारे पास कुछ उसकी जो आजकल होने वाली कुछ ट्रांजेक्शन है अगर उनकी एग्जांपल्स मिल सकी तो इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अच्छा जी, सूद की तारीफ समझने से पहले हम कुछ चीज़ों को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं जो कि एक्चुअली इस वीडियो को समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हम कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं कुछ चीज़ों की, और वो सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ जिसको हम बोलते हैं प्राइस, या जिसको अरबिक में कहा जाता है समन। एक्चुअली ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए से हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ये एक्चुअली एक तरफ पाया जाएगा। अब जाहिर है ये नोट ना हो, कोई और भी सिचुएशन हो सकती है, कोई और चीज़ भी हो सकती है जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसीडर कर सकते हैं, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में गोल्ड और सिल्वर ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ करते थे, ये पेपर करेंसी या फीट करेंसी नहीं हुआ करती थी। तो अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली जिसको प्राइस कहा जाता है इंग्लिश में, या जिसको करेंसी कहा जाता है इंग्लिश में, यूजुअली शरीय टर्मिनोलॉजी में उसको समन कहा जाता है, उसको पैसे कहा जाता है। दूसरी चीज़ हम ये समझ लेते हैं कि ये जो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ है या एक्सचेंज ऑफ एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ है जिसको हम चाहे कैश के एवज अगेंस्ट जो है वो एक्सचेंज करें, या फिर हम उसी बाटर सिस्टम में उसी चीज़ के अगेंस्ट कोई और चीज़ हासिल कर लें, तब इस इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज़ होता है इस ट्रांजेक्शन के लिए सेल। जबकि अरबिक में इसके लिए वर्ड यूज होता है बै। अब चाहे सेल हो या चाहे परचेज हो, दोनों सूरतों में एक्चुअली इसके लिए एक ही वर्ड यूज होगा अरबिक में, वो है बै। क्योंकि एक बंदा खरीद रहा है दूसरा बेच रहा है, तो सेल और परचेज दायरे एक साथ पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि समन किसको कहते हैं और बै किसको कहते हैं। समन प्राइस को बोलते हैं और बै बोलते हैं सेल को। अब हम एक चीज़ और समझ लेते हैं ज़रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि शरिया टर्मिनोलॉजी में समन कभी भी आइडेंटिफाइड नहीं होते। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ही मैं 500 का नोट लूँ, पांच लोगों से, पांच डिफरेंट लोगों से पाँच 500 के मैंने नोट लिए और 10 मिनट बाद वो मैंने पाँच 500 के नोट उन लोगों को वापस कर दिए, तो उनमें से कभी भी कोई भी ये क्लेम नहीं करेगा कि भाई वो जो मुझसे 500 का नोट लिया था आप मुझे वो वाला नोट वापस करें। ऑब्वियसली ऐसा क्लेम कोई भी नहीं करेगा। तो शरिया की टर्मिनोलॉजी में करेंसी कभी भी आइडेंटिफाइड नहीं होती, एक नोट कभी भी आइडेंटिफाइड नहीं होगा। अगर आप ये बैंक में रखवाएंगे 500 रुपये और 10 दिन बाद अगर आप बैंक से ये 500 रुपये एटीएम से निकलवा लेते हैं, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये वही बैंक एटीएम से, वही पैसे एटीएम से निकलें जो आपने बैंक में रखवाए थे। और आपको इस चीज़ से कभी कोई मुखासमा भी नहीं होगा, आप कभी इस चीज़ पे लड़ेंगे भी नहीं और कभी कोई चीज़ इस बात पे कभी आप बुरा भी नहीं मानेंगे। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो करेंसी है शरिया की टर्मिनोलॉजी में इसकी क्वालिटी कंसीडरेबल नहीं होती। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये नोट कड़क है, ये भी 500 का है, और अगर कोई नोट ज़रा हल्का है, ज़रा ख़राब हुआ है, काफ़ी टाइम चला हुआ है और इतना ज़्यादा नोट की क्वालिटी अच्छी नहीं है वो भी 500 का ही नोट, तो ऐसी सूरत में क्वालिटी भी कंसीडरेबल नहीं होती। अगर मैंने 10 लोगों से 500 के नोट लिए, उसमें से एक नोट बहुत अच्छा हो और एक नोट ख़राब हो, तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अगर हमने उन लोगों को पैसे वापस किए तो उनमें से एक शख्स ये बोले कि भाई मैंने जो नोट दिया था वो तो बहुत कड़क था और तो मुझे जो नोट वापस कर रहे हो वो तो कड़क नहीं है, वो तो बल्कि थोड़ा सा ज़रा लिज जैसा है, थोड़ा मरियल सा नोट है। कभी भी ये क्लेम कंसीडरेबल नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि दोनों ही नोट, उनकी जो एक्चुअली मॉनिटरी वैल्यू है वो 500 की ही है और दोनों ही नोट 500 रुपये ही कंसीडर किए जाएंगे। इसी वजह से ये कहा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल डॉलर में किसी किस्म का कोई सपोज कर लेते हैं क्योंकि पुराना डॉलर हो और आप मनी एक्सचेंज के पास जाएं और उसको आप उसको एक्सचेंज करने को कहें और वो कहे कि चूंकि डॉलर थोड़ा ख़राब कंडीशन में, इस वजह से इसको मैं कम पैसों पे जो है वो परचेज़ करूँगा, तो ये बात गलत होगी क्योंकि शरिया की टर्मिनोलॉजी में जो क्वालिटी है करेंसी की वो कंसीडरेबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं इंटरेस्ट, रिबा या सूद की डेफिनेशन की तरफ। लेकिन इंटरेस्ट की डेफिनेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट की टाइप्स क्या हैं। इंटरेस्ट की टाइप्स और उनकी डेफिनेशन समझ लेंगे तो खुद ब खुद हमें इंटरेस्ट की डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी और हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में इंटरेस्ट की कौन कौन सी शक्लें मौजूद हैं। तो हम समझ लेते हैं कि शरिया की टर्मिनोलॉजी में इंटरेस्ट की दो टाइप्स हैं या रिबा की दो टाइप्स हैं। एक है रिबल फजल
और दूसरा है रिबन नसिया। तो रिबन नसिया क्या है? रिबन नसिया को रिबल कुरान भी कहा जाता है, क्योंकि कुरान में इसकी मतलब क्लियरली आपको सूरत हाल मिल जाएगी इसकी, कुरान ने ही इसको मना किया है। जबकि रिबल फजल जो है वो एक्चुअली हदीस में मज़कूर है, इसीलिए इसको रिबल हदीस कहा जाता है। हम समझ लेते हैं कि रिबन नसिया सबसे पहले क्या है। रिबन नसिया एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सा है, इजी टू अंडरस्टैंड है। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है बैहकी में, कुल्लू कर्दिन जर्रा नफ़ान फ़हुवा रिबा, एवरी लोन दैट ड्रॉज प्रॉफिट इज़ कंसीडर्ड एज रिबा। यानी अगर कोई शख्स अगर किसी को 1 लाख रुपए देता है और कहता है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या साल बाद आप मुझे 1,10,000, 1,20,000 या और कोई ज़्यादा अमाउंट अगर वापस करेंगे, तो एक्चुअली ये जो ज़्यादा अमाउंट, चाहे उसने 1 रुपया भी ज़्यादा लिया हो, ये रिबा कंसीडर्ड होगा और इसको शरिया की टर्मिनोलॉजी में सूद या रिबा या इंटरेस्ट कहा जाता है और यह हराम है। अब सवाल ही पैदा होता है, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपए आज दे दिए और मैं उससे 1 लाख 1 साल बाद 1 लाख ही वापस लूंगा, तो मेरा तो सीधा सीधा सा लॉस है, क्योंकि करेंसी तो डिवैल्यूड हो चुकी है, इन्फ्लेशन आ चुका है। तो इसका जवाब बड़ा क्लियरली ये है कि शरिया को भी ये पता है कि आपको यहाँ नुकसान हुआ है 1 लाख रुपए देने में, 1 लाख रुपए ही वापस ले लेने में 1 साल गुजर गया है, जिसमें ऑब्वियसली चीज़ें जो है महंगी हुई होंगी, आपको नुकसान तो हुआ है, लेकिन इसी नुकसान का बदला आपको क़यामत के दिन मिलेगा और इसी का रिवॉर्ड आपको क़यामत के दिन मिलेगा। अगर वो रिवॉर्ड आपने यहाँ ले लिया तो लाजमी तौर पे बात है कि फिर आप तो क़यामत में आपको तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना। तो एक्चुअली शरिया की टर्मिनोलॉजी में इसी नुकसान का आपको सिला, एहसान जो आपने किया है किसी के ऊपर, ये नुकसान बर्दाश्त करके वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, इसी जो है वो नुकसान का बदला आपको क़यामत के दिन रिवॉर्ड की शक्ल में मिलेगा। अब हम आ जाते हैं सूद की दूसरी टाइप की तरफ, जो कि सूद की दूसरी टाइप ज़रा सी टेक्निकल है। वो है रिबल फजल, जिसको हम कहते हैं एक्चुअली ऑन स्पॉट एक टाइप है, जो ऑन स्पॉट ट्रेडिंग में या ट्रांजेक्शन में आपको जो है वो इंटरेस्ट की कोई शक्ल नज़र आ जाएगी। और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़्ज़हाबु बिज़्ज़हाबी वल्फ़िज़्ज़तु बिलफ़िज़्ज़ति वल्बिर्रु बिलबिर्रि वश्शईरु बिश्शईरि वत्तमरु बित्तमरि वल्मिल्हु बिलमिल्हि मसलन बिमसलिन सवाअन बिसवाइन। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्चुअली 6 चीज़ों का जिक्र फरमाया, और वो 6 चीज़ें क्या हैं? वो 6 चीज़ें हैं सोना, चांदी, गेहूँ, जौ, खजूर और नमक। आप अलैहिस्सलाम की बड़ी क्लियर हदीस है कि इन 6 चीज़ों की अगर आपस में ट्रेड करो, यानी सेम कमोडिटी में अगर ट्रांजेक्शन हो रही हो, होमोजीनियस कमोडिटी में ट्रांजेक्शन हो रही हो, वो ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली बार्टर सिस्टम में होगी। यानी सोने की ट्रेड अगर सोने से हो रही हो, सोने की ट्रेड अगर चांदी की ट्रेड चांदी से हो रही हो, खजूर की खजूर से हो रही हो, जौ की जौ से हो रही हो, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्लियरली इरशाद फरमा दिया कि अगर ये ट्रांजेक्शन करो तो ऑन स्पॉट करो और क्वांटिटी भी दोनों की इक्वल होनी चाहिए। यानी ना ही क्वांटिटी में डिफरेंस अलाउड है और ना ही डेफर्ड पेमेंट अलाउड है, क्वांटिटी भी सेम हो और ये भी अलाउड नहीं है कि आप वो जो है उधार पे उसको खरीद या बेच सकें। तो अब सवाल ही पैदा होता है, ऑब्वियसली स्कॉलर्स ने सवाल ये किया कि क्या सिर्फ इन्हीं 6 चीज़ों के बार्टर सिस्टम में ये इन एहतमालात और ये चीज़ें ख्याल रखना ज़रूरी है कि वो ऑन स्पॉट हों और जो है वो क्वांटिटी भी इक्वल हो? तो ऑब्वियसली फिर डिफरेंट स्कॉलर्स ने इस पर डिफरेंट कियास किए, डिफरेंट इल्लतें निकाली। तो इसमें जो सबसे फेमस इल्लत है वो है हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि एक्चुअली मैंने इन 6 चीज़ों में जो इल्लतें तलाश की वो 2 इल्लतें थी। वो थी, एक थी नेचर, जिसको हम जिन्स कह सकते हैं, दूसरा कदर यानी उसका मेजरमेंट का पैमाना। तो अगर इन दोनों चीज़ों की आपस में ऐसे ट्रेड हो कि जिसमें जिन्स यानी उस चीज़ की नेचर भी सेम हो और दोनों चीज़ों को का वेट या जो सेल करने का पैमाना है वो भी सेम हो, यानी दोनों को या तो केजी में जो है वो मेजर किया जाता हो, या दोनों को मीटर में मेजर किया जाता हो, या फिर अदद में मेजर किया जाता हो, जैसे अंडे वगैरह अदद में मेजर किए जाते हैं, तब फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ना ही उसकी डेफर्ड पेमेंट अलाउड होगी और ना ही उसमें क्वांटिटी कम रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू शरिया एंड अकॉर्डिंग टू हदीस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने ये जो 2 सिमिलैरिटीज़ निकाली हैं, जो 2 मैंने इल्लतें निकाली हैं, वो डिफरेंट हैं। एक इल्लत ये है कि या तो ये चीज़ें मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैं या फिर यह है कि ये ईटेबल है। तो वो कहते हैं कि अगर किसी चीज़ में दोनों इल्लतें पाई जाएँ कि या मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ईटेबल हों, तब जो है ना इनकी क्वांटिटी इक्वल रखनी होगी और डेफर्ड पेमेंट भी अलाउड नहीं होगी। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने जो 2 इल्लतें निकाली हैं वो हैं, ये है कि या तो वो ईटेबल्स हों या प्रिजर्वेबल्स हों।
और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये आता है कि वो इमाम अबू हनीफा का या तो कॉल उनसे नकल है या फिर इमाम शाफी का कॉल नकल है। हम इसको इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं करेंगे, हम बस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कॉल को लेकर चलते हैं, जिनके नज़दीक दो सिमिलैरिटीज़ हैं, दो इल्लतें हैं। एक तो ये कि या तो नेचर सेम हो दोनों चीज़ों की, या फिर ये कि उनको जिस तरह मेजर किया जाता है वो भी सेम हो। तो अब एक चीज़ समझ लेते हैं, ये ज़रा टेक्निकल डिस्कशन है, वो ये है कि अगर दो चीज़ें आपस में इस तरह बार्टर सिस्टम में दो चीज़ें आपस में इस तरह ट्रेड की जा रही हों कि उन दोनों की नेचर सेम हो और उन दोनों का जो मेजरमेंट का पैमाना है वो भी सेम हो, तो फिर अकॉर्डिंग टू हदीस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ना ही आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं ज़्यादा करके बेच सकते हैं, और ना ही आप उसको डेफर्ड पेमेंट पे बेच सकते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल 1 kg बार्ले हो और दूसरी तरफ 1.1 kg बार्ले हो, तब भी ये ट्रेड हराम है। और अगर 1 kg बार्ले हो और दूसरी तरफ भी 1 kg बार्ले हो लेकिन डेफर्ड पेमेंट पर हो, तब भी ये ट्रेड हलाल नहीं होगी। अब हम समझ लेते हैं कि है एक और ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स एंड अकॉर्डिंग टू इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वो ये कहते हैं कि चूंकि ये दो इल्लतें मैंने निकाली हैं, तो इन दोनों इल्लतों की वजह से ना ही अब डेफर्ड पेमेंट अलाउड होगी और ना ही क्वांटिटी कम या ज़्यादा करना। लेकिन अगर इन दोनों इल्लतों में से अगर एक इल्लत पाई जाए तो फिर क्या सूरत है? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर इन दोनों इल्लतों में से अगर सिर्फ कोई एक इल्लत पाई जाए, तब डेफर्ड पेमेंट तो अलाउड नहीं होगी, लेकिन क्वांटिटी कम या ज़्यादा की जा सकती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि 1 तोला गोल्ड वर्सेस 10 तोला सिल्वर। अब देखें, सिल्वर और गोल्ड इन दोनों की नेचर डिफरेंट है, लेकिन मेजरमेंट का पैमाना दोनों का सेम है, दोनों तोला में जो है वो मेजर की जाती हैं। लेकिन ये जो ट्रेड है या ये जो सेल है ये डेफर्ड पेमेंट पर नहीं हो सकती। यानी अगर कोई शख्स 1 तोला गोल्ड वर्सेस कोई दूसरे शख्स से 10 तोला सिल्वर ले रहा हो, तो ये ऑन स्पॉट ट्रेड होनी चाहिए। अगर इसमें डेफर्ड पेमेंट हुई तो ये हलाल नहीं है। अब तीसरी सूरत यह है कि दोनों ही इल्लतें ना पाई जा रही हों। पहली सूरत तो ये थी कि दोनों इल्लतें पाई जा रही हैं, यानी वो चीज़ नेचर में भी सेम हो दोनों चीज़ें, और दोनों का मेजरमेंट भी पैमाना भी सेम हो, तब तो ना डेफर्ड पेमेंट अलाउड है ना क्वांटिटी कम या ज़्यादा करना। लेकिन अगर दोनों इल्लतों में से कोई एक इल्लत पाई जा रही है, चाहे नेचर सेम हो या चाहे मेजरमेंट का पैमाना सेम हो, तो फिर उस सूरत में क्या होगा कि डेफर्ड पेमेंट अलाउड नहीं होगी, लेकिन यह है कि क्वांटिटी कम या ज़्यादा की जा सकती है, जैसा कि मैंने अभी आपको गोल्ड की और सिल्वर की एग्जांपल दी। थर्ड सिचुएशन क्या है कि ना ही जो है वो नेचर सेम हो और ना ही मेजरमेंट का पैमाना सेम हो, तो उस सूरत में डेफर्ड पेमेंट भी अलाउड है और क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा की जा सकती है। उस सूरत में कोई इशू नहीं है, जैसा कि 1 kg बार्ले वर्सेस 3 kg सपोज कर लेते हैं कि, या 3 मीटर कपड़ा अब सपोज कर लेते हैं कि ऐसी सूरत में ऑब्वियसली फिर कोई मुजायका नहीं है। अगर आप डेफर्ड पेमेंट भी करना चाहें तब भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि उसको क्वांटिटी कम या ज़्यादा करना चाहें तब भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझ लेते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको शुरू में रूल बताया था, मैं उससे थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ इस बहस को। अब एक चीज़ क्लियर करें, वो ये है कि सपोज कर लेते हैं एक शख्स ने कहा कि भाई मैं आपको 1 kg बार्ले दे रहा हूँ, मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी को मैं आपको 1 kg बार्ले दे रहा हूँ, और इसके अगेंस्ट मैं आपसे लूँगा 1.5 kg एप्पल्स। अब देखिए, मेजरमेंट का पैमाना सेम है लेकिन नेचर डिफरेंट है, तो डेफर्ड पेमेंट अलाउड नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्वांटिटी तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं मिस्टर ए ने कहा कि आप मुझे 1.5 kg एप्पल दे दें, और ये जो 1 kg बार्ले रखा हुआ है ना, उसने बिल्कुल आइडेंटिफाइड कर दिया, उसने बताया कि ये जो 1 kg बार्ले रखा है मेरे पास इस वक्त प्रेजेंट है, ये आपका हो गया। अब ये आपका हो गया, लेकिन आपको मैं डिलीवर कर दूंगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। अब इस ट्रांजैक्शन में कोई इशू नहीं है, ट्रांजैक्शन अलाउड हो चुकी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि ये जो आइडेंटिफाइड कर दिया है ना इसने कि ये जो 1 kg बार्ले रखा हुआ है ये आपका है, ये आइडेंटिफाइड हो गया। अब ये बार्ले एक्चुअली इसका मिस्टर ए का रहा ही नहीं, अब ये मिस्टर बी का हो चुका है। पोजेशन मतलब समझ लें कि ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन पोजेशन ओनरशिप आ चुकी है और रिस्क भी ट्रांसफर हो गया। यानी अल्लाह ना करे अब इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो मिस्टर बी की ओनरशिप में वही उसका नुकसान उठाएगा। अब जब हमें ये समझ में आ गया है कि अगर हमने 1 kg बार्ले वर्सेस 1.5 kg एप्पल की अगर सेल कर ली, तो अगर मैंने आइडेंटिफाइड कर दिया कि ये 1 kg बार्ले जो मेरे पास इस वक्त रखा हुआ है, ये जो है मैं आपको दूंगा और आपका हो गया ये, तो अब यहाँ ट्रेड एक्चुअली ख़त्म हो गई है। अब ट्रांसफ़र चाहे बाद में हो, 1 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती? प्रॉब्लम तब होती जब मैं एक्चुअली इसको आइडेंटिफाई ना करता।
मैं कहता कि 1.5 kg एप्पल आप मुझे दे दें, मैं 1 kg बार्ले आपको पहुंचा दूंगा खरीद के, या जो भी एक्सप्रेस है 3-4 दिन बाद पहुंचा दूंगा। अब चूंकि इसमें 1 kg बार्ले आइडेंटिफाइड नहीं है, इस वजह से ये ट्रेड अलाउड नहीं होती, हम इसको डेफर्ड पेमेंट कंसीडर करते हैं शरिया की टर्मिनोलॉजी में। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही आइडेंटिफाइड अगर हम शरिया मतलब शरिया की टर्मिनोलॉजी में सोने और चांदी को करना चाहें तो वो आइडेंटिफाइड नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी इस 500 के नोट से कि समन मुतय्यन नहीं होते, समन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, प्राइस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। और शरिया की टर्मिनोलॉजी में सोना और चांदी एक्चुअली प्राइस हैं, समन शरई हैं। तो अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई आप फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सी ने कहा मिस्टर डी को कि मैं आपको 1 तोला गोल्ड दे रहा हूँ, आप मुझे 10 तोला सिल्वर दे दें, लेकिन आप जो मुझे 10 तोला सिल्वर देंगे वो ऑन स्पॉट मुझे दे देंगे, और ये जो 1 तोला गोल्ड मैं आपको दे रहा हूँ ये रखा हुआ मेरे पास, ये रहा टेबल पे, ये मैं आपको परसों दूंगा। अब ये ट्रेड अलाउड नहीं है, ये ट्रेड हराम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि अगरचे उसने आइडेंटिफाइड कर दिया कि ये जो 1 तोला गोल्ड रखा हुआ ये आपका हो चुका है, लेकिन मैं आपको पहले रूल बता चुका हूं कि समन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, प्राइस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। तो गोल्ड या सिल्वर आइडेंटिफाई कर देने से भी आइडेंटिफाइड नहीं होते, इस वजह से ये ट्रेड अलाउड नहीं होगी। मेरे ख्याल में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। वो ये है कि पहली सूरत तो ये है कि अगर हमने किसी भी मतलब हम कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं। पहली कंडीशन ये है कि दो चीज़ें सेम नेचर की हों और दोनों मेजरमेंट भी जो है वो दोनों को सेम किया जाता हो, तब ना ही डेफर्ड पेमेंट अलाउड है, ना ही क्वांटिटी कम या ज़्यादा करना अलाउड है। जैसे 1 kg बार्ले वर्सेस 1.5 kg बार्ले हराम है, 1 kg बार्ले वर्सेस 1 kg बार्ले बट डेफर्ड पेमेंट विदाउट आइडेंटिफिकेशन ये भी हराम है। दूसरी सूरत क्या है कि दोनों इल्लतों में से कोई एक इल्लत पाई जाए, यानी या तो नेचर सेम हो या फिर ये कि मेजरमेंट का मतलब जो जिसको मेजर किया जाता है वो भी जो है वो सेम हो, दूसरा नेचर डिफरेंट हो। अब ऐसी सूरत में डेफर्ड पेमेंट तो अलाउड नहीं होगी, क्वांटिटी कम या ज़्यादा करना अलाउड होगी। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी गोल्ड और सिल्वर की कि 1 तोला गोल्ड वर्सेस 10 तोला सिल्वर अलाउड है, या फिर दोनों ही डिफरेंट हो। तीसरी सूरत ये हो गई कि ना ही नेचर सेम है और ना ही मेजरमेंट, तो फिर उस सूरत में तो डेफर्ड पेमेंट भी हो सकती है, और फिर ये कि आपके लिए भी अलाउड है आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर दें। अब चौथी सूरत क्या है? मतलब चौथी जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि समन यानी गोल्ड सिल्वर और करेंसी के अलावा कोई भी चीज़ अगर आप बार्टर सिस्टम में ट्रेड कर रहे हैं और आपने आइडेंटिफाई कर दिया तो वो डेफर्ड पेमेंट कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ट्रांसफर हो गया। लेकिन गोल्ड और सिल्वर में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि समन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इस वजह से ये ट्रेड अलाउड नहीं होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स कि अगर फॉर एग्जांपल दो चीज़ों को आपस में ट्रेड किया जा रहा है और उन दोनों चीज़ों की नेचर यानी रॉ मटेरियल तो सेम हो, लेकिन उन दोनों चीज़ों में से किसी एक कमोडिटी को इंडस्ट्री के प्रोसेस से गुजारा जा चुका हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल उसमें कुछ माइनर सी चेंजेस हो चुकी हो या मेजर चेंजेस हो चुकी हो, तो अब उस सूरत में क्या इन दोनों चीज़ों का आपस में ट्रेड करना अलाउड होगा या नहीं होगा? तो इस बारे में स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर कोई बहुत माइनर सा चेंज एक साइड हुआ हो किसी एक प्रोडक्ट में, तो फिर ज़रूरी यह है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते वक्त दोनों का वेट दिखा जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि भाई एक तरफ है 1 तोला गोल्ड और दूसरी तरफ है ज्वेलरी, तो ऑब्वियसली ज्वेलरी में कुछ मेहनत हो चुकी है, किसी बंदे ने मेहनत कर ली है, इसमें कुछ इंडस्ट्री का कोई रोल मतलब प्लेड हो चुका है, कोई किसी बंदे ने मेहनत करके इसको रॉ गोल्ड से ज्वेलरी में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर मैं 1 तोला गोल्ड वर्सेस ज्वेलरी अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो उस सूरत में मुझे देखना क्या होगा? स्कॉलर जी कहते हैं आपको ये देखना होगा कि ये जो 1 तोला गोल्ड एक तरफ है तो दूसरी तरफ ज्वेलरी में भी जो गोल्ड यूज हुआ है वो इसके इक्वल होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो फिर दोबारा सूद का एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर फर्ज करें यहाँ पे 1 तोला गोल्ड हो और दूसरी तरफ ज्वेलरी हो जिसमें सिर्फ जो है वो समझ लेते हैं कि 1 तोला से कम या ज़्यादा गोल्ड इस्तेमाल हुआ हो, उसके अलावा कोई और मतलब ना उसमें स्टोन्स हो ना ही उसमें सिल्वर यूज हुआ हो, सिर्फ वो भी प्योर गोल्ड ही है ज्वेलरी का, सपोज कर लेते हैं, ना स्टोन्स यूज हुए हैं ना कोई और कमोडिटी कोई और चीज़ यूज हुई है। तो ऐसी सूरत में स्कॉलर जी कहते हैं कि ये ट्रेड अलाउड नहीं है। उसकी वजह क्या है कि एक तरफ 1 तोला गोल्ड है, दूसरी तरफ 1 तोला से कम या ज़्यादा है, तो इस सूरत में हम इस ट्रेड को अलाउ नहीं करेंगे। हाँ अलबत्ता सपोज कर लेते हैं कि यहाँ 1 तोला गोल्ड हो और दूसरी तरफ ज्वेलरी हो जिसमें 1 तोला से कम गोल्ड हो और थोड़े से स्टोन्स वगैरह भी लगे हुए हों, तो उस सूरत में ये ट्रेड अलाउड हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो जो 1 तोला से कम गोल्ड है वो इधर 1 तोला से कम गोल्ड के अपने बराबर गोल्ड के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे जो गोल्ड ज़्यादा है
वो उन स्टोन्स के अगेंस्ट हो जाएगा जिनकी नेचर डिफरेंट होने की वजह से वहाँ पे फिर ट्रेड अलाउड हो जाएगी। मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरी सूरत यह है कि दो कमोडिटीज जिनकी नेचर सेम है उनको आपस में ट्रेड किया जा रहा है, उनको आपस में खरीदा जा रहा है, लेकिन उसमें कोई मेजर चेंजेस हो चुकी हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक तरफ हो 10 kg आयरन और दूसरी तरफ हो मशीनरी जो कि आयरन से ही बनी हुई है। तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ऐसी सूरत में चूंकि मेजर चेंजेस हो चुके हैं, दोनों की अब यूजेज ही बिल्कुल डिफरेंट हो गई, तो ऐसी सूरत में क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा रख सकते हैं और इसमें ऐसा सच कोई सूद का एलिमेंट नज़र नहीं आता। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स ये अलाउड है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल एक तरफ 10 kg आयरन हो और दूसरी तरफ एक मशीनरी हो जिसमें 12 kg आयरन यूज़ हुआ हो या 8 kg आयरन यूज़ हुआ हो, तब भी उसकी ट्रेड अलाउड है। हम ये नहीं कहेंगे कि कम से कम इतना आयरन तो इसमें होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि स्कॉलर ये कहते हैं कि यहाँ पे चूंकि मेजर चेंजेस हो चुके हैं, इस वजह से ये मेजर चेंजेस के बाद इसमें क्वांटिटी कम या ज़्यादा करना अलाउड है और इसमें सूद का एलिमेंट नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में शायद कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। रिबन नसिया बहुत आसान था, रिबन नसिया इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं था कि भाई कुल्लू कर दिन जर्रा मनफातन फ़वा रिबा, ये यूजुअली लोन्स वगैरह जो हम आजकल ले रहे होते हैं बैंक से, इस पर अप्लाइड होता है। लेकिन रिबल फजल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिबल फजल को समझ लेना, क्योंकि ये भी एक्चुअली बहुत सारे एलिमेंट्स बाद में हमारे पास है जिसमें ये अप्लाइड होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी गोल्ड सिल्वर वगैरह, इसमें भी सूद का एलिमेंट हो सकता है। गोल्ड की मार्केट में आप जाके देखें 50,000 तरह की आपको ट्रांजेक्शन इस तरह की मिल जाएंगी जिसमें लोग डेफर्ड पेमेंट पे जो है वो गोल्ड खरीद रहे हैं और जो है बेच रहे हैं। तो ऐसी सूरत में भी शरिया की बड़ी क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी है कि यह अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इससे किसी एक को फ़ायदा या नुकसान हो सकता है रेट नीचे या ऊपर आने से। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।